किसान साथियों, आज हमारे बीच स्टूडियो में हैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी हरिद्वार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी। और आज डॉक्टर साहब हम बात करेंगे मक्का की खेती किस तरह से हमारे किसान साथी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत स्टूडियो में। धन्यवाद विकास जी। डॉक्टर साहब, मक्का की हम बात करें तो चाहे चारे के लिए हम इसका इस्तेमाल करें, पॉपकॉर्न के लिए, भुट्टे के लिए या फिर अनाज के लिए, खरीफ की मुख्य फसलों में इसको माना जाता है। और अब क्योंकि बिजाई का समय है, बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे पहले हमारे किसान साथियों के लिए ये प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि मक्का की बिजाई हमारे किसान साथियों को किस समय तक कर देनी चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और कुछ सवालों का जवाब विकास जी आपने खुद ही दे दिया। जैसे मक्का हमारे देश की एक प्रमुख फसल है। जी। खास तौर से अगर हम बात करें धान और गेहूं के बाद मक्का एक तीसरी धान्य फसल है। लेकिन मक्का का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। इसका इंडस्ट्रियल रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे एथेनॉल बनाने में किया जा सकता है, स्टार्च बनाने में किया जा सकता है। इसके अलावा मक्का से पॉपकॉर्न है, बेबी कॉर्न है, बहुत सारी फसलों के रूप में मक्का का प्रयोग किया जा सकता है। जी। जहाँ तक हम मक्का का सवाल है, मक्का का जो दाना है वो अधिकतर हमारे देश में जो मुर्गी पालन होता है उसके जो फीड बनता है, जिसका जो दाना बनता है, उसमें ज़्यादातर मक्का के दाने का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा। जहाँ तक मक्का की बुआई का समय है, मक्का की बुआई मुख्यतः खास तौर से खरीफ ऋतु में की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे प्रदेश हैं, जैसे बिहार है, वहाँ पर मक्का की बुआई जो रबी में भी होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, उसमें भी रबी में भी हो जाती है। इसके अलावा मक्का की फसल को हम बसंत ऋतु में भी की जा सकती है। तो मक्का एक बहुत ही ऐसी फसल है जिसको हम वर्ष भर उगा सकते हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, जो हमारे प्लेन एरियाज़ है, जो हमारी वैलीज एरियाज़ हैं, उसमें हम 15 जून से लेके 15 जुलाई तक जो है मक्का की फसल की बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा हिल एरिया है उसमें हम मक्का की जो बुआई करते हैं मई के अंत से लेके लगभग जून के मध्य तक बुआई हमें ख़त्म कर लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसान भाई बुआई पर समय का ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से उनको अच्छी पैदावार जो होगी। जी। और अब क्योंकि डॉक्टर साहब बरसात भी होने लगी है, तो किसान साथी इंतजार में थे कि जैसे ही बरसात होगी फसलों की बिजाई करेंगे, तो अब हमारे किसान साथी बिजाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया कि जो बहुत सारे इलाके हैं जो हमारे, जैसे हमारा प्लेन है, हमारे वैलीज एरिया है, वहाँ पे मक्का की जो बुआई जो है 15 जुलाई तक बड़े आराम से हो जाती है और बहुत ही अच्छी उसकी पैदावार होती है। लेकिन जो हमारे कुछ हिल एरियाज हैं, जैसे मैंने मक्का की बताया, मक्का जो है एक ऐसी फसल है जो समुद्र तल से लेकर के 3000 मीटर की हाइट तक बड़ी अच्छी तरीके से पैदा हो सकती है। तो ऊपर के जो हमारे एरिया है, जो हमारे पहाड़ के ऊपर के एरिया है, वहाँ मई के अंत से लेकर हम मध्य जून तक इसकी बुआई करते हैं। लेकिन जैसे अगर बारिश ही नहीं हो, उस स्थिति में हम जो है इसकी बुआई को थोड़ा जून के लास्ट तक भी हम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि मक्का को कई रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चारा के लिए, भुट्टे के लिए, पॉपकॉर्न के लिए या फिर अनाज के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि इतनी सारी जगहों इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके लिए कई सारी प्रजातियां भी होंगी। बिल्कुल तो थोड़ा सा इस बारे में हम जानेंगे कि कौन सी प्रजाति किसके लिए उपयुक्त रहती है। अगर किसान साथी चारे के लिए लगा रहे हैं तो उन्हें कौन सी प्रजाति लेनी है, अनाज के लिए लगा रहे हैं तो उन्हें कौन सी प्रजाति का चयन करना है। आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है विकास जी, क्योंकि मक्का, जैसे मैंने पहले से भी बताया, मक्का एक बहुत ही हमारी देश की एक प्रमुख फसल है। लेकिन मक्का की जो प्रजातियां हैं, बेसिक तौर पे अगर हम आनुवांशिक आधार पे हम देखें मक्का को, तो उसकी 2 जातियों में इसको बांटा गया है, एक संकर किस्मों में और एक संकुल किस्म। जो संकुल किस्म है उसका जो बीज है हम 3-4 साल तक उसको हम लगातार लगा सकते हैं। लेकिन जो संकर किस्में हैं उसका बीज हमें हर साल नया खरीदना पड़ता है। बहुत सारे किसान भाई अगर संकर किस्म लगा रहे हैं अपने खेत में और अगले साल उसको बीज का प्रयोग करते हैं, तो एक तो उसके जो आनुवांशिक गुण हैं उसके खत्म हो जाते हैं और पैदावार में उसके भारी कमी आती है। इसके अलावा जो मक्का है, मक्का को हम उसके ड्यूरेशन के आधार पर, पकने की अवधि के आधार पर भी 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। एक शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं जो लगभग 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम संकुल मक्का की बात करें, इसमें कंचन है, गौरव है, सूर्या है, विवेक संकुल मक्का 11, 31, 35, 37 बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको हम इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम संकर मक्का की बात करें, इसमें पंच संकर मक्का 1 है, 4 है, 5 है, विवेक संकर मक्का 21 है, 23 है, 25 है, 33 है, 43 है, 47 है, 53 है। इतनी दुनिया भर की प्रजातियां मक्का की हैं जिनको किसान भाई छांट करके अपने हिसाब से जो भी उनको अवेलेबल हो उसको लगा सकता है। इसके अलावा जो मध्यम अवधि की जो प्रजातियां हैं उसमें जो मुख्य रूप से आती है, जो 80 से 90 दिन में जो प्रजाति तैयार हो जाती है उसको हम मध्यम अवधि की प्रजाति कहते हैं। इसमें अगर हम संकुल की बात करते हैं, इसमें तरुण है, नवीन है, किरण है
अगर हम संकर की बात करें तो इसमें पंच संकर मक्का 6 है, HM 4 है। इसके अलावा जो देर से मक्का तैयार होती है, जिसको देर का मतलब जो ज्यादा दिन में तैयार होती है, ये मक्का जो लगभग 90 से 100 दिन लेती है। इसके लिए में भी जो संकुल मक्का की अगर हम बात करें, इसमें भी 2-3 प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। इसमें किसान है, विजय है। इसके अलावा अगर हम संकर मक्का की बात करें इस अवधि के लिए, तो इसमें HM 11 है, HQPM 1 है और 4 है। अगर हम थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो हमारी संकुल मक्का है, उसमें विवेक संकुल मक्का 11 है और VL मक्का 37 है। इसके अलावा कंचन भी और नवीन को भी हम पर्वतीय क्षेत्र में लगा सकते हैं। अगर हम संकर मक्का की बात करें तो इसमें विवेक संकर मक्का 5 है, 9 है, 21 है, 23 है, 25 है, 33 है, 39 है, 47 है और 55 है। ये इतनी प्रजातियां मक्का की हैं जिसमें से किसान भाई किसी को भी छांट करके लगा सकता है। जैसे मैंने ये अवधि क्यों बताई, मैंने अवधि इसलिए बताई, अगर कोई किसान भाई किसी कारणवश समय से मक्का अपनी थोड़ा लेट हो गया या बारिश का कुछ ऐसा बन गया कि बारिश नहीं हो पाई, तो कम अवधि वाली मक्का को वो थोड़ा लेट करके लगा सकता है। तो ये किसान भाई के लिए एक ऑप्शन मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपने मेरे से जैसे चारे की बात की, चारे के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है अफ्रीकन टाल है। और स्वीट कॉर्न में अगर हम बात करें, इसमें शुगर 75 है और HMC 1 है। ये जो है जिसको हम की स्वीट कॉर्न के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने पॉपकॉर्न की बात की थी। पॉपकॉर्न में हमारा पंत पॉपकॉर्न 1 है, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। बेबी कॉर्न में जो है HM 4 है और VL बेबी कॉर्न 1 है, जिसको किसान भाई लगा सकता है। तो इतनी प्रजातियां हैं जो मैंने बताई आपको, जिसका प्रयोग किसान भाई करके अपना फायदा ले सकता है। कई सारी प्रजातियों के बारे में डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान साथियों को बता दिया, और अब हमारे किसान साथी भी समझ गए होंगे कि उन्हें किस प्रजाति का चयन करना है और किसकी बिजाई करनी है। अब थोड़ा सा बीज की बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा बीज की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया, मक्का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है। अगर हम मक्का की, जैसे मैंने बताया, 2 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। खास तो प्रजातियां भी मान लो, इसमें एक में संकर है और एक संकुल है। संकर मक्का में थोड़ा बीज ज़्यादा लगता है। इसमें लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर हम प्रयोग करते हैं। और जो संकुल मक्का का बीज है वो 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर लगते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को बुआई के समय हमें ध्यान रखें, बुआई हमेशा लाइनों में करें। लाइनों का मतलब ऐसा होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी जो अगर हम देखें, उसमें 60 से 75 सेंटीमीटर की रखें। और पौधे से पौधे की दूरी जहां बीज आपने डालना है वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर आप रखें। तो इससे क्या होता है कि पौधे की अगर आपने लाइनों में लगाया है तो पौधा जो हवा है, दूसरी जो चीजें हैं, उस एक तो पौधा कम गिरता है, दूसरे में जो धूप का जो प्रकाश उसको मिलता है, सभी पौधों को समान रूप से मिलता है। और उसमें बीच में जो निराई गुड़ाई अगर हम करते हैं और जब खाद की दूसरी प्रक्रिया हम करते हैं, खाद डालना या दूसरी चीजें करना, खरपतवार निकालना, इन चीजों को किसान भाई बड़े आराम से कर सकता है और इससे फसलों की पैदावार अच्छी होगी। इसके अलावा किसान भाई एक चीज और जरूर ध्यान रखें, जब भी आप बुआई करें, बीज को किसी फंजीसाइड से, खास तौर से थायरम है, उसकी लगभग 3 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज में लगा करके जरूर उपचारित करें, ताकि उसमें बहुत सारी बीमारियां आने से पौधे को बच जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बीज उपचारित हमारे किसान साथियों ने कर लिया, लेकिन खेत की तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो खेत तैयार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किन खाद उर्वरकों का प्रयोग करना है? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि खेत की तैयारी और खेत का चुनाव ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है, अगर उसमें पानी खड़ा हो जाता है तो फसल पूरी की पूरी फसल कभी कभी बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए हम कोशिश करें कि खेत में जल निकास का प्रबंध जरूर करें। खास तौर से जो जल निकास वाली जो दोमट भूमि है वो मक्का की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। जहां तक तैयारी की बात है, एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2-3 जुलाई हैरो से करके और पाटा लगाने से आपका खेत जो जब भुरभुरा हो जाता है तो किसान भाई जो है बुआई कर सकते हैं। अगर हम खाद की बात करें, देखो सभी पौधे जो हम बात करते हैं, अगर खेती की बात करें, इसमें खास तौर से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनकी भी पौधों को आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने संतुलित मात्रा में अगर उसको आप खाद देते हैं, निश्चित रूप से आपकी जो फसल है वो अच्छी होती है। तो मक्का के लिए हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास जो है हम प्रति हेक्टर
प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर आप जब बुआई करते हैं या जब खेत की आप तैयारी करते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो 15 से 20 टन अगर आपके पास गोबर की खाद है तो जुताई के समय, खेत की तैयारी के समय आप उसको मिट्टी में जरूर मिलाएं, ताकि मिट्टी भी अच्छी हो और पौधों को जो उसकी तत्वों की जब उपलब्धि पर्याप्त मात्रा में मिल जाए उसको। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया काफी विस्तार से कि किस तरह से हमारे किसान साथी खेत तैयार कर सकते हैं। अब क्योंकि फसल की बिजाई हमारे किसान साथियों ने कर ली, अक्सर देखा जाता है कई सारे रोग और कीट भी हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से रोग और कीट लगने की समस्या हमारी फसलों में रहती है? रोग और बीमारी जो कीट हैं तब ये लगते हैं जब संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग ना किया। जैसे मैंने अभी नाइट्रोजन की बात की, अगर केवल किसान भाई नाइट्रोजन की अधिकता प्रयोग करते हैं या बाकी तत्वों का प्रयोग नहीं करते तो बीमारी और कीड़ों की संभावना ज्यादा रहती है। खास तौर से जैसे मैंने नाइट्रोजन की बात करी, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की बात मैंने आपको बताई, तो इसकी आपने 1/3 नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास या जिंक अगर आप डालना चाहते हैं उसकी पूरी मात्रा आप बुआई के समय खेत में इसको डाल दें। लेकिन नाइट्रोजन की बाकी मात्रा जो 3/4 मात्रा जो बचती है उसको 3 बराबर भागों में बांट करके, एक तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद, और एक आपकी फसल जब घुटने के बराबर हो जाती है, और एक फसल में जब आपके नर मंजिल आ जाती है जिसको हम टेस्लिंग स्टेज बोलते हैं, उस समय आप प्रयोग करें। मक्का में तो बहुत सारे रोग और कीट लगते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जीवाणु मुगलन और धारीदार मर्दुल आसिता, ये जो मुख्य रोग इसमें आते हैं, इसके लिए हम 1.5 ग्राम जो आपका ब्लीचिंग पाउडर इसमें लगा हुआ जीवाणु विघलन, इसके लिए 1.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को 15 लीटर पानी में घोल करके आप जो पौधों की जड़ों के पास इसको स्प्रे कर दें। इसके अलावा अगर आप धारीदार मृदुल आसिता उसमें लगी हुई है, इसके लिए आप मैनकोजेब जो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर आप स्प्रे करेंगे, इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम कीट की बात करते हैं, मक्का में बहुत सारे कीट लगते हैं, लेकिन जो मुख्य कीट लगते हैं, एक तो छना छेदक लगता है, प्रहो मक्खी लगती है, और सैनिक कीट लगता है। सैनिक पतझड़ कीट जो कभी कभी पूरी फसल को नष्ट कर देता है। हाँ। इसके लिए अगर हम इनके कंट्रोल की अगर हम बात करें, जैसे तना छेदक है, प्रहो मक्खी है, इसके लिए डाइमिथोएट एक दवाई आती है, उसको 1 से 1.5 मिलीलीटर दवाई को 1 लीटर पानी में घोल करके आप इसका स्प्रे कर देंगे तो आपका तना छेदक और प्रहो मक्खी इसमें नहीं लग पाएंगे। इसके अलावा अगर हम सैनिक पतझड़ कीट की बात करें, ये कभी कभी बड़ा विनाशकारी हो जाता है। इसके लिए किसान भाई ध्यान रखे, उसका हम समय समय पर अपने खेत की मॉनिटरिंग करें। अगर कभी आपको देखे कि 10-5 पौधे आपके अफेक्टेड हो रहे हैं, उस समय आप कोई खास ज्यादा रासायनिक दवाइयों का प्रयोग ना करें। उसके लिए हम जो हमारे जैविक दवाइयां हैं, जैसे हमारा बेवेरिया बेसियाना है या बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पौधों की संख्या काफी मात्रा में अफेक्टेड हो रही है, तो उस समय हम जो है एक रसायन आता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरांट्रेनिल प्रोले, तो इसकी 0.5 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में घोल करके अगर हम स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से इस कीड़े से जो किसान भाई छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, सिंचाई की हम बात करें तो मक्का के लिए वैसे तो कहा जाता है कि ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके अलावा भी अगर बरसात कम हो रही है तो किसान साथियों को किस किस अवधि में सिंचाई करनी होगी? ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे अगर हम सिंचाई की बात करें, वैसे तो पर्वतीय क्षेत्रों में मक्का जो है वर्षा के आधार पे होती है, लेकिन कुछ प्लेन क्षेत्र हैं या घाटी के क्षेत्र हैं और वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है पा रही है, पानी की कमी पड़ रही है फसल में। उससे मुख्य रूप से जो हमारी 2 क्रांतिक अवस्था है, एक तो कम से कम जब आप नरमजरी आते हैं, जब टेस्लिंग स्टेज जिसको हम बोल देते हैं, और एक भुट्टे में जब भुट्टे निकलते हैं, उससे में जरूर सिंचाई करें तो आपकी जो पैदावार पे सूखे का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि मक्का के साथ हमारे किसान साथी अन्य भी फसलें लगाते हैं, मिश्रित खेती करते हैं, तो इससे भी डबल फायदा हमारे किसान साथी ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इससे बहुत फायदा होता है विकास जी। और खास तौर से मक्का, जब आप मक्का लगा रहे हैं, अगर इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा हम किस सीजन में मक्का लगा रहे हैं। जैसे मक्का हम बरसात में लगाते हैं, तो बरसात में हम मक्का के साथ में मूंग लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं, हम उड़द लगा सकते हैं। इससे 2 फायदे हैं। एक तो जो ये हमारी जो दाल वाली फसलें हैं जी, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर कर देती हैं। इससे हमारी जो नाइट्रोजन है वो हमारी मक्का को मिल जाती है, और मक्का के साथ साथ हमारी दूसरी फसलों का प्रोडक्शन भी हो जाता है और किसान को जो है अतिरिक्त लाभ मिलता है। जी, तो डॉक्टर साहब, बहुत ही विस्तार से आज आपने हमारे किसान साथियों को जानकारी दी कि किस तरह से अगर मक्का से अच्छा उत्पादन लेना है तो कैसे इसकी खेती करनी है, किन बातों का हमारे किसान साथियों को ध्यान रखना होगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी।